प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। आजकल जो सेहत के अमराज हैं और उस हवाले से जो मर्ज़ हैं वो इस तरह से फैल रहे हैं जैसे कोई हक बनता है कि जैसे वबाई मर्ज़ जो होते हैं उस तरह से वो वायरल हो रहे हैं। और कुछ मर्ज़ ऐसे हैं वो इतने पुराने हैं कि उनकी जड़ ही नहीं मिलती है कि इनका खात्मा कैसे किया जा सकता है। तो वो ख़त्म तब भी होते हैं जब हम ख़त्म होते हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर अशरफ चौधरी साहब जो कि फ़ाते ज़ियाबतीस हैं। इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर फारूक जो कि माहिर ज़ियाबतीस हैं, डॉक्टर महबूब अहमद जो कि माहिर ज़ियाबतीस हैं। और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी करेक्शन मैंने करनी है। श्योर। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अच्छा। मेरा नाम अशरफ चौधरी है और मैं फ़ाते ज़ियाबतीस, ये दोनों डॉक्टर हैं। अच्छा सही। फिर तो बहुत ज़बरदस्त बात है ना, डॉक्टर नहीं भी है और फिर आप इसको चीज़ को कम्पीट किया है आपने। तो मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। मुझे बताइए कि कब पता चला आपको कि डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है और कब आपको वो एक मूवमेंट होता है ना कि अब आया कि इसको मैंने कम्पीट करना है? इकरा 2004 में मैं उस वक्त हाशू ग्रुप ऑफ होटल्स पीसी मैरियट चेंज में काम करता था। तो मुझे लेफ़्ट साइड पे ना वो पेन वेन रह रहा था। अच्छा। मैं एक दिन ऑफिस से निकला, कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया, उन्होंने मेरी वो ECG वगैरह की। उन्होंने कहा यार आपको ना कोई दिल का तो कोई मसला नहीं है, और लेकिन आपने एहतियातन कोई टेस्ट करवा लें। उसमें से एक टेस्ट शुगर का भी था और वहाँ से मुझे पता चला कि मुझे डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ भी नेक्स्ट लेवल की अच्छी खासी, मतलब 300-400 फास्टिंग में आ रही थी। तो बड़ा अफसोस हुआ। ये आज से 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले? 20 साल पहले। आई वॉज 34 ईयर्स ओल्ड एट दैट टाइम और आई वॉज न्यूली मैरिड एट दैट टाइम। तो वो मुझे एक ऐसा धचका लगा कि यार अच्छा, आजकल किसी को डायबिटीज़ पता चल जाए ना तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ होती है। लेकिन उस वक्त 20 साल पहले हो सकता है कि 100 में से एक बंदे को हो। तो वो लॉटरी मेरी निकल आई, तो बड़ी परेशानी हुई। और जिसको कहते हैं ना वो काम पे टांग गई, वो काम पे टांग गई। ठीक है, काम पे टांग। तो ऑफिस में मैंने ढूंढे बंदे के यार किस किस को डायबिटीज़ है। अच्छा, उन लोगों को डायबिटीज़ हो जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है। बिल्कुल। और उनके पास गया तो उन्होंने फिर बताया कि यार ये तो सारी ज़िंदगी वाली बीमारी है। मुझे एक डॉक्टर का बताया कि जी आप इस्लामाबाद में जाएं, और वहाँ पे इस्लामाबाद में गया एक डॉक्टर के पास, मशहूर डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट वहाँ के। उन्होंने मुझे दवाई दे दी। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जी डॉक्टर साहब ये दवाई कितने दिन खानी है? कितने दिन खानी है? तो डॉक्टर साहब भी ऐसे देखे कि बंदा पता नया है क्या है, तो कहने लगा जी ये तो सारी ज़िंदगी खानी है। बड़ा अजीब लगा वो कि सारी ज़िंदगी, जैसे एक लाइफ सेंटेंस हो गई है, उम्र कैद हो गई है। ठीक है। अच्छा, एक अच्छे पढ़े लिखे बाशऊर बंदे की तरह हमने भी बात समझ ली कि यार चलो ठीक है, अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, तो चलो एक सेटबैक भी हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, दवाई खानी शुरू कर दी। अच्छा, मसला ये है कि शुगर की दवाई ना ये रुकती नहीं है, ये फिर बढ़ती है। या तो हो ना कि एक गोली है तो चलो जी आखिरी दम तक बंदा खाता रहे, कोई मसला नहीं है। ये ऐसी बीमारी है कि अगर आप गोलियों पे लग गए तो ये वक्त के साथ बढ़ती है। अगर 250 mg से स्टार्ट लिया है तो 500 पे चले जाएंगे 1 साल के बाद, फिर 2-3 साल के बाद आप सुबह शाम पे चले जाएंगे, फिर 5 साल के बाद आप उसकी डोजेज बढ़ जाएगी, 10 साल के बाद कोई बरकत ही होती है इसमें बरकत ही होती है। प्रोग्रेसिव डिजीज़ जिसको कहते हैं प्रोग्रेसिव। अच्छा, प्रोग्रेसिव डिजीज़ ये डॉक्टरों के लिए भी है क्योंकि प्रोग्रेस बहुत करते हैं इससे, और फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए बहुत प्रोग्रेसिव डिजीज़ है कि उससे भी ये बड़ी प्रोग्रेस करते हैं ये। एग्जैक्टली, मनी मेकिंग है ना ये, इट्स मनी मेकिंग मशीन। तो 2-3 साल के बाद मैं लाहौर आ गया किसी और कंपनी में। यहाँ पे आकर मैं एक और डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने मेरी जो डोजेज थी वो डबल कर दी। 2-3 साल के बाद फिर एक और डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक गोली के साथ 2 गोलियाँ कर दी। चलते चलते ये 18 साल गुजर गए। 18 साल में इस वक्त दुनिया में जितनी भी गोलियां शुगर की इजाद हुई है ना वो सारी मैंने खाई। अच्छा। ठीक है, आखिर पे मैं 4 गोलियां खा रहा था। ये फरवरी 2022 की बात है। ओके। एंड आई वाज सिक ऑफ दिस मेडिसिन। ठीक है, पूरे मैं समझ रहा यार ये क्या बीमारी लग गई है कि दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। फरवरी 2022 में ये जब 2022 स्टार्ट होता है तो मैंने कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती है कि जी नया साल नए इरादे, जिम जाएंगे। अच्छा, मैंने सोचा कि इस साल मैंने शुगर को रिवर्स करना। ठीक है।
अब होता यह है कि वो पॉलो कोलो एक राइटर हैं, तो उन्होंने कहा ना कि अगर आपके इरादे पुख्ता हों, नज़र आपकी मंजिल पे हो, तो कायनात की सारी कुव्वतें आपके हक़ में साजिश करती हैं। तो कायनात मेरे हक़ में अब साजिश करने लगी, क्योंकि बिकॉज आई वॉज वेरी डिटर्मिन्ड, चीज़ को पूरी शिद्दत से पूरी शिद्दत से एक बर्निंग डिज़ायर थी कि जी इस साल या मैं हूँ या शुगर है, दरमियान में कोई चीज़ नहीं। लकीली इंटरनेट पे रिसर्च करते करते मैं उन ऑथर्स तक पहुँच गया जो दुनिया में डायबिटीज़ रिवर्सल के बानी हैं, फेमस है उसके लिए, जिसमें डॉक्टर जेसन फंग है, जिसमें डॉक्टर जोल फरमैन है। इन लोगों को मैंने पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ 1.5 महीने के बाद मैंने अपने ऊपर तजर्बे करने शुरू कर दिए। ठीक है। पहला तजुर्बा क्या? पहला तजर्बा ये कि मैंने अपनी डाइट चेंज की। शुगर गिज़ाई बीमारी ये किताबों में पढ़ लिया मैंने। डाइट क्या चेंज की? रोटी बंद कर दी? रोटी बंद कर दी, ठीक है। जो अनाज हैं, अनाज बंद कर दिए। और 15 फरवरी 2022 को मैंने अपनी मेडिसिन बिल्कुल रूटीन में ली। डाइट मैंने चेंज कर दी। आधे पौने घंटे के बाद मैं हाइपो में चला गया। हाइपो का मतलब आपकी शुगर ड्रॉप हो गई है। दैट मीन्स कि यू आर ओवरडोज, आपकी दवाइयाँ ज़्यादा है। शाम को मेरी दवाइयाँ आधी हो गई, खुद ही कर दी। ग़िज़ा में फ़र्क आया, ग़िज़ा में फ़र्क आया, खुद खुद। अच्छा, 16 को आधी की आधी सुबह कर दी, आधी की आधी शाम को कर दी। 17 को उनमें से एक गोली सुबह ले ली, एक शाम को ले ली। 18 तारीख फरवरी 2022 अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन मैंने अपने आप को डिक्लेयर किया कि यार हम शुगर फ्री, मुझे कोई प्रॉब्लम, मेरी शुगर मैंने सुबह शाम 1 महीना 18 दिन में? नहीं, 3 दिनों में। 3 दिनों में? 15 फरवरी से स्टार्ट लिया। 18 फरवरी को आई डिक्लेयर्ड माई सेल्फ, यार मैं फाते जब तो सुन। अच्छा। खुद ही डिक्लेयर कर। अच्छा, अब शुरू में लगे कि यार तुक्का तो नहीं लग गया। यार साइंस में तो तुक्का नहीं लग सकता ना कि आप सुबह शाम अपनी उंगलियों पे शुगर चेक कर लेते हो। कुछ खाया शुगर चेक कर लें, कुछ खाया शुगर चेक। अगर आपकी फास्टिंग 110 से नीचे है, परफेक्ट। अगर आपकी रैंडम यानी खाने के 2 घंटे बाद 140 से नीचे है, परफेक्ट, आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस चीज़ को कोई 1 महीना तक चेक करता रहा, डिफरेंट वेरिएशन फूड की कि यार इसके साथ क्या बनता है, इसके साथ क्या बनता है। साथ में मैंने वॉक भी ऐड कर ली। नींद भी मैं टाइम पे सोना शुरू कर दिया। नींद का बड़ा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। 1 महीने के बाद मैंने सोचा यार ये तुक्का नहीं है, ये तो तुक्का होता 1 दिन 2 दिन, ये तो पूरा महीना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन जा रहा हूँ। उस दिन फिर मैंने सोचा कि अशरफ चौधरी नुस्खा तेरे हाथ लग गया। अब 2 ऑप्शन है, या तो इसको फक्की बनाकर भेज दो। नहीं, इसको दिल में रख के किसी को बताओ ना और मर जाओ। नहीं, होता तो ऐसे ही है ना। हाँ। हमारे पास कोई फॉर्मूला आ जाता है ना, फिर हम उसका मंजन बेचते हैं। हाँ। पैसे कमाते हैं बैठकर। अच्छा, एक तो ये हो गया कि जी मैं किसी को बताऊं नहीं, जैसे पुराने हकीम होते किसी को नहीं बताते, मरते दम तक वो रात साथ ले जाते हैं। हाँ, रात साथ ले जाते हैं। मैंने सोचा कि यार दूसरा रास्ता ये है कि मैं पूरी कौम को एजुकेट करूं। इस वक्त पाकिस्तान में एक 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। ये कंफर्म सर्टिफाइड टेस्टेड शुगर है। 1-2 करोड़ को तो होने वाली होगी। 1.5 करोड़ बंदा कम अज कम भी ऐसा होगा। डॉक्टर मेरे साथ बैठे हैं तो 1.5 करोड़ बंदा ऐसा होगा जिसको पता भी नहीं है कि उसको शुगर है। क्योंकि शुगर का ना पता ही नहीं चलता। आप किसी के साथ गए घर में, फैमिली के साथ शुगर का टेस्ट करवाने, ऐसे ही दिल में आ गया मैं भी शुगर का टेस्ट, पता चलेगा अपनी शुगर उनसे ज़्यादा निकल आई। ठीक है। हाँ, ये बहुत होता है। अच्छा, कोई छोटी मोटी कोई सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने कहा यार एक दफ़ा शुगर का टेस्ट करवा लो, पता चला शुगर छत पे लगी हुई है। अच्छा, इसी तरीके कोरोना में बहुत लोगों को शुगर का पता चला कि कोरोना जब हुआ तो शुगर बहुत ज़्यादा लोगों को पता चली। मैंने फ़ैसला किया कि पूरी कौम को मैं एजुकेट करूँगा। मैं बुनियादी तौर पर सेल्स ट्रेनर हूँ। मैं कंपनीज़ को ये बताता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं ऑथर हूँ। आपके लिए मैं किताब भी लाया हूँ अभी, ठीक है, मेरी किताब है। तो मैंने सोचा कि सोशल मीडिया पे लोग मुझे जानते हैं, मुझे कोई 3 मिलियन लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एक्स पे। ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि एक इन्फ्लुएंसर के हवाले से कि मैं पूरी कौम को एजुकेट करूं कि ये शुगर की जो दवाइयां खाने वाला चक्कर है ना, ये बंद करें।
अपनी ग़िज़ा को अगर दुरुस्त कर लें बिल्कुल तो इस तरह से आपकी शुगर चंद दिनों की मेहमान है। है। मैं आपकी तरफ आती हूँ अभी। और डॉक्टर महबूब साहब, आप मुझे बताएं कि कभी ऐसे आपके सामने इतने ज़्यादा केसेस आते होंगे आपके पूरे करियर में, तो ऐसे हुआ है कि किसी की शुगर इस तरह से रिवर्स हुई हो? मेरा ख्याल है हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा शुगर का रिवर्सल प्रोग्राम चला रहे हैं। हम बड़ा क्या, हम हैं ही हम हैं ही हम नहीं, और अशरफ साहब से पहले कभी नहीं, ऐसे कोई केस सामने अशरफ साहब नहीं, ये अगर आप यहाँ से थोड़ा सा अशरफ साहब को 2 मिनट दें तो बात हम तक ही पहुँचेगी। इन्हीं तक बात आ फिर हम आगे से इधर से कंटिन्यू। जब मैंने देखा कि मैंने फैसला कर लिया कि मैंने पूरी कौम को एजुकेट करना है। अच्छा, अब मेरी लिमिटेशन क्या है, ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। सही है। और ये बड़ा एहतियात वाला काम है, ऐसा नहीं कि आप हर बंदे को कहें कि आज से आप ये खाना शुरू कर दें और इंसुलिन बंद कर दें, वो शाम तक बंदा मर भी सकता है। ऐसे ही है। मैंने सोचा कि यार मेरे साथ ना डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए, तो फिर मैंने 2 डॉक्टर्स और साथ में एक न्यूट्रिशनिस्ट अभी इस वक्त हमारे प्रोग्राम को देख रही होंगी, सब दुनिया को बता रही होंगी। तो फाखरा हमारी टीम में एमफिल उन्होंने किया न्यूट्रिशन में। तो फिर मैंने टीम बनाई जिसमें एक न्यूट्रिशनिस्ट और 2 डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर भी मेरे टॉप क्वालिटी के। अब आप तारफ़ अपना करवा लें। जी, मैं बेसिकली MBPS हूँ और माहिर ज़ियाबतीस FCPS हूँ। मैं एमई हॉस्पिटल लाहौर में एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन अपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की और उस वक्त फिर हम अशरफ साहब की टीम का हिस्सा बने, जो कि पाकिस्तान में जो चीज़ इन्होंने खुद पे प्रैक्टिस करने के बाद ठीक की, हमने फिर उनको प्रैक्टिकली मेडिकल ग्राउंड्स पे देखा और फिर लेटर ऑन हमें डॉक्टर कैसर फ़ारूक साहब ने ज्वाइन किया और फिर अल्टीमेटली हमने लोगों को ये आगाही देना शुरू कर दी सोशल मीडिया पे कि ये बीमारी हमने सिर्फ दवाइयों के साथ कंट्रोल नहीं करनी, इसका तो बड़ा आसान हल आ गया हुआ है। और वो ये है कि अगर आप डाइट ठीक करते हैं, बेसिकली 2D या डाइट एंड डिसिप्लिन, अगर आप डाइट को ठीक कर लें, अपनी लाइफ में फिजिकल लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपने फिज़िकल एक्टिविटी को ठीक कर लें, अपनी प्रॉपर स्लीप पे जाएंगे, 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, तो शुगर की दवाइयाँ आपकी ग्रेजुअली कम होती बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इस पे यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था 90 डेज़ चैलेंज, क्योंकि शुगर का जो टेस्ट होता है जिस पे सारा कुछ चीज़ें HbA1c वो एक्चुअली 90 डेज़ के बाद रिपीट करवाना होता है। तो फिर हमने इस फाउंडेशन की बेस उस प्रोग्राम के उस टेस्ट की बेस पर रखी कि अगर एक बंदा हमारे पास हमारी फ़िलासफ़ी को फॉलो करता है तो वो पहले दिन अगर हमें अपना HbA1c दिखाता है तो फिर 90 डेज़ के बाद उसका क्या है, तो क्या हम वो जस्टिफाई हम उसे कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो फिर फाइनली जो प्रोग्राम अशरफ साहब ने लॉन्च किया था, तो फिर हम मेडिकल ग्राउंड्स पे न्यूट्रिशनिस्ट ने और मेडिकल स्पेशलिस्ट और माहिर ज़ियाबतीस ने उसको आगे कंटिन्यू किया और आगे कंटिन्यू करते करते यहाँ तक है कि अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ा डायबिटीज़ का, सबसे बड़ा क्या बल्कि वन एंड ओनली एंड द लार्जेस्ट डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम ये क्लेम करते हैं कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है, बल्कि ग़िज़ा में बहुत मैसिव तब्दील नहीं करनी। अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने कहा कि पहले दिन आपने जो टेस्ट करवाना होता है वो आप करवाते हैं, उसके बाद 90 डेज चैलेंज के बाद 3 महीने बाद वही टेस्ट जो है रिपीट किया जाता है। उसमें ग़िज़ा में क्या चेंजेस की जाती है? जैसे कहा गया अनाज खत्म करना होता है, और क्या करना होता है? टोटल 3 चीज़ें सिर्फ बंद करनी है। क्या? सिर्फ जिसको हम कहते हैं नो GPS फार्मूला। G से ग्रेन्स बनते हैं, P से पोटैटोज और S से शुगर। ग्रेन्स के अंदर टोटल 3 चीज़ें, सिर्फ ये 3 चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनेज करते हैं, माइनस करते हैं, तो शुगर ऑटोमेटिकली डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रेन्स के अंदर क्या आ जाती हैं, बेसिकली ये गंदम, चावल, जौ, जवार, बाजरा, मकई। तो रोटी चावल आपने सबसे शुगर की बड़ी बाजरा की रोटी भी नहीं अच्छी होती। बिल्कुल, सब में शुगर है। ये जितने भी अनाज है। रोटी किस चीज़ की खाते हैं आप लोग? ये हम खाते हैं, रोटी नहीं होती। रोटी बिल्कुल भी नहीं। ये मैं बताता हूँ, दवाइयाँ खानी है तो फिर रोटी नहीं खानी। अच्छा, अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, आप अपनी बात को कंटिन्यू रखिएगा। मुझे बताइए, आपने कहा कि दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो आपने तो जैसे पंगा ले लिया। फिर तो पंगा ले लिया ना। पंगा क्या, हमने तो मक्खियों के छत्ते में हाथ डाला। आप तो लोगों के कारोबार बंद कर रहे हैं, दुकानें बंद होने लगी लोग। इसमें होता ही है। मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है, मैं MBBS FCPS मेडिसिन और मेरा MRCP यूके। इनके पास बहुत डिग्रियां, जरा पूरे 5 डिग्रियां सुन लें सर। यूके है मेरा, और साथ में मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन है रोमाटोलॉजी में। शेख ज़ायद हॉस्पिटल के साथ मेरी अटैचमेंट है। बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि हम लोगों को ये अवेयरनेस देते हैं कि शुगर एक ग़िज़ाई बीमारी है, यानी टाइप 2 डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं।
क्योंकि टाइप 1 में तो इंसुलिन की कमी होती है, तो इंसुलिन लगानी पड़ती है। लेकिन जो टाइप 2 के पेशेंट्स होते हैं वो खुराक से, डाइट से और अपने लाइफस्टाइल से उसको कंट्रोल कर लेते हैं। जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उन्होंने ऑलरेडी टेस्ट वगैरह करवाए होते हैं या हम एडवाइस करते हैं ये करवा लें, और दवाइयाँ ऑलरेडी ले रहे होते हैं या इंसुलिन लगा रहे होते हैं, तो हम टेस्ट करवा के पहले कंफर्म कर लेते हैं कि शुगर की टाइप कौन सी है। फिर हम ग्रेजुअली उनकी दवाइयाँ कम करते हैं। हमारे यानी कि प्लेटफॉर्म पे जब आ जाता है एक पेशेंट, तो हम साथ साथ उनके लेवल्स ऑब्जर्व करके, वो डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ बिल्कुल, ये नहीं है पहले दिन कह देते हैं कि दवाई बंद ना कर दें, वो तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। लाइक हम स्लोली दवाइयाँ कम करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 15-20 दिन या महीने में उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, ऑलमोस्ट बंद हो जाती हैं। फिर वो बगैर दवाइयों के अपने लेवल्स चेक कर रहे होते हैं और साथ साथ हमें अपनी रीडिंग्स भेज रहे होते हैं। और जो 3 माह के बाद वो टोटली दवाई फ्री होते हैं और अपने टेस्ट भी करवाते हैं, जिसमें ये HbA1c का जिक्र किया गया। ये वैसे 5.7 से 6.4 हो तो प्री डायबिटीज़ का लेवल होता है, और 6.5 से ज़्यादा हो तो उसे डायबिटीज़ लेवल किया जाता है। और मेजर चेंज आता है लोगों के इसमें, लाइक किसी का अगर 10 है तो उसका 6-7 पे आ जाएगा, और ये बगैर दवाइयों वाला है लेवल। लेकिन अगर मेडिकल साइंस में आप वैसे देखें इस लेवल को, इसके लिए फिर आपको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, आपको टैबलेट सारी लेनी पड़ेगी, फिर ये लेवल अचीव होता है, जो भी बढ़ती जाती हैं। कैन यू बिलीव इकरा कि मेरे पास पेशेंट्स एनरोल होते हैं 150 यूनिट के साथ, और उनकी 150 इंसुलिन के यूनिट और 6 गोलियों के साथ भी शुगर की रीडिंग फास्टिंग की 200 के करीब आती है। हम ग्रेजुअली उनकी इंसुलिन बंद, देखें पहले दिन तो नहीं मैं ऐसे कह दूंगा कि भाई आज से इंसुलिन बंद कर दो, आप हमारे पास ऐसे नहीं, आएगा भी नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। हम पूरे 90 दिन लेते हैं, हमने 90 दिन का एक पूरा ड्यूरेशन रखा हुआ है, जिसमें बहुत एहतियात के साथ कोई पेशेंट को गुर्दों का मसला है, कोई दिल का मसला है, किसी को बहुत एहतियात वाला काम है। ये ऐसे नहीं है कि आपने सिंपल ये GPS फार्मूला अप्लाई किया तो शाम को आप बिल्कुल ठीक होकर बैठे हैं। और डाइट में भी देखना होता है कौन सा पेशेंट है जो डाइट को किस तरीके से फॉलो कर सकता है। हर एक को हर डाइट सूट नहीं करती, हर एक को डाइट भी सूट नहीं करती। लोगों की कुछ जो गुर्दों के पेशेंट होते हैं, जो ऑलरेडी गुर्दों के पेशेंट होते हैं, उनकी डाइट डिफरेंट हम करते हैं। जो हार्ट वाले हार्ट के डिफरेंट एग्जामिन होता है, क्या मसाइल है उनके साथ, फिर उनका जाके किया जाता है। अच्छा, जो मेन सवाल है ना मेरा, मुझे बताएं कि मुझे था कि सिर्फ गंदुम में ज़्यादा उसमें शुगर होती है, आप बाजरे की या जवार की रोटी खा सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं उसमें शुगर फ्री चीज़ें जितनी भी हैं सब में शुगर, तमाम अनाज। ये अच्छी बात है, शुगर फ्री जितनी भी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा शुगर है। मैं बल्कि यहाँ पे एक बात ऐड कर देता हूँ। अशरफ साहब की बात है, वो अशरफ साहब अक्सर कहते हैं जब आपकी शुगर लो हो जाए तो जिन चीज़ों में शुगर फ्री लिखा होता है ना, उस टाइम पे वो ले लिया करें तो शुगर आपकी हाई हो जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि अगर शुगर लो होगी तो चीनी खा ले। मैं इस वक्त पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि चीनी ना खाएं। चीनी से आपकी शुगर देर से ऊपर आएगी। आप ना आटा खा लें, ठीक है, आटे के 2 चम्मच पानी में डालें, अच्छा, और वो पी लें। शुगर, चीनी से शुगर आपकी देर से ऊपर आनी है, आटे से फौरी ऊपर आएगी। अच्छा, अगर आप बिल्कुल इमरजेंसी केस बन गए हैं तो आटा भी ना खाएं, मैदा खा लें। ठीक है, मैदे से देखें एक टर्म इस्तेमाल होती है ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो ये बताता है कि ये खुराक खाने से मेरी शुगर कितनी तेज़ी के साथ ऊपर आएगी। अच्छा, चीनी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 56, आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 72, और मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 90। अस्तगफिरुल्लाह। मैदा इज जस्ट लाइक, सुन के हो रहा है, मैदा इज जस्ट लाइक अ ग्लूकोज। अब आप ये देखें ना, हम मेहमानों को पेस्ट्रीज देते हैं, पफ पेस्ट्रीज देते हैं, ये सारा मैदे का बना, स्पेशल मंगवाते हैं कि आज वो जैसे ना दे तो कहेंगे खातिर नहीं। एग्जैक्टली, तो वो फुल ऑफ शुगर है। आप एक सवाल आपने पूछा कि जी हमने वो रोटी कौन सी खानी है? रोटी खानी नहीं। अच्छा, मुझे बताया रोटी फर्ज कहाँ से है? नहीं, फर्ज नहीं है, ना हदीस में ना कुरान में, कहीं पे भी नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, ये रोटी वाला चक्कर ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अलावा दुनिया में कहीं पे नहीं है, कि जब तक आपने लुकमा तोड़ के उसको घुमा के ना खाया जाए तो लगता है कि हमने कुछ खाया नहीं। अल्लाह की इतनी नेमतें हैं कि बंदा लिखने पे आ जाए ना तो स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल इस तरह से है। सर आप हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे मगर इसके ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी करते हैं। जी सर, मैं पूछ रही थी आपसे कि रोटी किस आटे की खानी चाहिए? देखें, रोटी बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है, बिल्कुल मना है, ठीक है। अगर शुगर ठीक करनी है तो शुगर ठीक करनी है, दवाइयाँ नहीं खानी, तो ये मैं दवाइयाँ नहीं खानी, पूरी कौम को मैं मैसेज देता हूँ, रोटी आप नहीं खाते, रोटी आपको खा जाती है। ये गुड वन, ठीक है, रोटी आपको खा जाती है। यार वो कौन सी अल्लाह की नेमत हो, आप उसको कहोगे कि जिसको खाने के बाद आपकी शुगर आसमान पे चढ़ जाए,
गुर्दे फेल हो जाएं, डायलिसिस पे बंदा चला जाए, पाँव कट जाएं, टांगें कट जाएं, और फिर बंदा कहे कि जी रोटी तो अल्लाह की नेमत है। रोटी अल्लाह की नेमत उन लोगों के लिए होगी जिनका मेटाबॉलिक सिस्टम ख़राब नहीं है। ठीक है, एहतियात करनी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी बंदे ने इंसुलिन छोड़नी है, टाइप 2 की मैं बात करूँ, 2 तरह की शुगर होती है। टाइप 1 में इंसुलिन हमेशा लगती है जी जी। टाइप 2 में इंसुलिन छोड़नी है, दवाइयाँ छोड़नी है। आप देखना यह है कि शुगर आती कहाँ से है। आने वाले जो रास्ते हैं ना वो 3 है। नंबर 1 अनाज, जिसमें गंदम चावल, बाकी अनाज, मतलब GPS जो फार्मूला है कि तमाम ग्रेन्स, तमाम अनाज ये मना है। अगर खाओगे तो साथ में गोलियां, अभी 1 खाओगे, फिर 2 साल के बाद 2 खाओगे, फिर एंड पे इंसुलिन पे चल जाता है। फिर एंड पे इंसुलिन के साथ भी शुगर कंट्रोल नहीं होती, पाँव कट जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक बहुत होते हैं। ये हम तो अब देखते हैं ना, मैं पहले इतना सेंसिटिव नहीं था, जब से ये काम शुरू किया तो मुझे तो अंदाज़ा हो गया यार ये इतनी बड़ी किलर है। अच्छा, पोटैटोज़, ये हमारे पाकिस्तान में ना हर घर में शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ये बच्चों को हम फ्यूचर में शुगर का मरीज़ बना रहे होते हैं। चाहे आप बाहर निकल जाए, जगह जगह पे आपको जंक फूड में पोटैटोज़ नज़र आ रहे होंगे, घरों में आपके गंदे तेल में वही जो कल वाला तेल था, रैंसड ऑयल बन जाता है, वो ओवरहीट इंजन ऑयल बन जाता है। ठीक है, हम अपने बच्चों के इस वक्त ना मेटाबॉलिक सिस्टम ख़राब कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं। अभी चंद दिन पहले मुझे एक दोस्त ने कहा कि जी मेरी बेटी है 13 साल की, सादकाबाद की है वो, उसको एक तो मोटापा हो गया, प्लस उसको ना वो जो सोराइसिस एक बीमारी सर पे शुरू हो गई, और कह रही जी उसको ना अजीब ही उसकी तबीयत हो गई। मैंने कहा जी आप ऐसा करें कि उसके ना 2-3 टेस्ट करवाएं आप। एक तो उसका फास्टिंग पे इंसुलिन लेवल चेक करें, और उसकी सी पेप्टाइड का टेस्ट करवाएं। ये 2-3 चीज़ें मैंने करवाने के बाद ना, जब वो मेरे पास रिपोर्ट आई, इनको मैंने अभी फॉरवर्ड नहीं की, लेकिन मैंने देखा कि उसका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस थी ना, वो यूँ समझ लें कि जो मेरी इस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसके बराबर ही थी उसकी। इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक टेस्ट होता है होमा IR, ये पाकिस्तान में कोई भी नहीं बताता, ये हमारे डॉक्टर ने अभी सारा पाकिस्तान में पॉपुलर करना शुरू किया है। इवन सी पेप्टाइड का टेस्ट कोई पाकिस्तान में नहीं करवाता। अच्छा, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा इस बच्ची को अगर 13 साल की उम्र में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक 55 साल वाले बंदे के बराबर है, तो आप जस्ट इमेजिन कि ये 5 साल के बाद इसको शुगर हो चुकी होगी, फुल फ्लेज शुगर हो चुकी होगी। 18 साल की उम्र में ये फुल फ्लेज जिसको कहते हैं ना शुगर की पेशेंट बन चुकी होगी। इस वक्त मैं पूरी कौम को अपील कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास एक मीडियम आपने मुझे दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, कि शुगर की ना सुनामी जो है ये पूरे पाकिस्तान को लपेट में ऑलरेडी ले चुकी है। हम सोए हुए हैं, ठीक है। 3.5 करोड़ बंदा जो एडल्ट पाकिस्तानी है, हर 5वें बंदे को शुगर है, और अगले 10 सालों में ये हर दूसरे बंदे को शुगर होनी है। बिल्कुल। आज से 20 साल पहले मेरे गांव में ना एक भी बंदा शुगर का नहीं था। मैं टोबा टेक सिंह के कहीं दूर इलाके से मेरा ताल्लुक है, एक भी बंदे को शुगर नहीं थी पूरे गांव में। आज मेरे गांव में कोई एक घर ऐसा नहीं होगा जिसको शुगर नहीं है। आप किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी जगह पे हर दूसरे बंदे को है डायबिटीज। पाकिस्तानी कौम ने इस वक्त सोई हुई है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। और ये सारी ग़िज़ा की बीमारी है। ग़िज़ा अगर आप दुरुस्त कर लें, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जो गंदम है, गंदम आप सोच रहे होंगे कि जी गंदम तो सदियों से चलती आ रही है। हमारी इस वक्त जो गंदम है ना, वो गंदम है ही नहीं है, ठीक है। ये हाइब्रिड बीज हैं, ये मॉडिफाइड हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। इसमें सिवाय एम्प्टी कैलोरीज़ के कुछ भी नहीं, सिवाय शुगर के, सीधे लफ्ज़ों में सिवाय शुगर के इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब खाना क्या है, सवाल पूछेंगे आप मुझसे, ये क्या खाना है? अल्टरनेट क्या है? अल्टरनेट क्या है? और ज़ाहिर मैं कुछ खाता हूँ तो मैं ज़िंदा हूँ ना। देखिए, खाने के लिए ना आपके पास बहुत ऑप्शन है। पहले तो कौम उन्हें जो ब्लाइंडर लगाए हुए ना, अपनी आंखों के ऊपर खोपे लगाए हुए हैं कि जी रोटी के अलावा कोई देखना नहीं है, तो अब ज़रा इधर उधर लेफ़्ट राइट देखें, खाने की बहुत से तमाम सब्ज़ियाँ आलू के बगैर आप खा सकते हैं, और जैसे मर्ज़ी खाएं, चाहे उसको सलाद के तौर पे खाएं, उसको वाटर सॉटे करें, स्टीम करें, बॉयल करें, कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तमाम दालें आप चम्मच के साथ उसकी टिक्कियाँ बना लें, जैसे भी करना है आपने, ठीक है। तमाम दालें आप खा सकते हैं, अच्छे कार्ब्स ले सकते हैं, फाइबर अच्छे ले सकते हैं। इसमें कार्ब्स, दालों में कार्ब्स हैं, हेल्दी कार्ब्स हैं। देखिए, 2 तरह के कार्ब्स हैं, एक होते हैं सिंपल एंड रिफाइंड। जो सिंपल एंड रिफाइंड कार्ब्स होते हैं जो फौरी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक
कार्ब्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स Healthy होते sugar हैं, को कहते हैं, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो थोड़ा सा 2-4 स्टेप लेकर शुगर में कन्वर्ट होते हैं। अगर रोटी 10 मिनट में शुगर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है, तो कार्ब्स जो बाकी जो दालें हैं, बीन्स हैं, चने हैं, लोबिया है, ये आधे घंटे पौने घंटे में स्लो एक्टिंग मोड में आते हैं। सही है। और मेरा सवाल आप दोनों से है, महबूब और कैसर साहब, आप मुझे बताएं कि आप इस चीज़ को जैसे ही स्टार्ट किया है एक प्रोग्रेसिव काम के तौर पर, तो आपके पास बाकी जो डॉक्टर्स हजरात हैं जिनको डायबिटीज़, तो ऑब्वियसली अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर डॉक्टर है तो उसको शुगर नहीं होगी, तो वो लोग आ रहे हैं आपके पास इस चीज़ को बिल्कुल ठीक बिल्कुल करवाने ऐसा के ही है। लिए? हमारे पास हमारा एक सीज़न होता है, जिस सीज़न हम बोलते हैं, जो हमारा 90 डेज़ का प्रोग्राम होता है। अभी अच्छा। हमारा 28वां चल रहा है। तो हमारे हर ग्रुप में तकरीबन सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स आते हैं, जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जिसमें आई स्पेशलिस्ट हैं, न्यूरो फिजिशियन हैं, और इसके अलावा अभी बाकी एक प्रोफेसर की भी तो कंट्रोल करवाए ना शुगर, हाँ, सर बताया ना आई प्रोफेसर। स्पेशलिस्ट है सर्विसेज हॉस्पिटल के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आई डिपार्टमेंट के। तो डॉक्टर साहब को भी डायबिटीज़ थी 10 साल से। वो बहुत सारे फोरम्स ढूंढ रहे थे, कोई ऐसा फोरम मिले जहाँ से वो डायबिटीज़ को रिवर्स कर क्यों हो सकें। सके? तो लेकिन वो हमारे पास आए, तो उनकी हमने डायबिटीज़ की दवाइयाँ भी ख़त्म करवाई, बगैर दवाई कंट्रोल कर रहे हैं। इसी तरह हर हमारे प्रोग्राम में ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, पॉलिटिशियंस आते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ऑल ओवर द all वर्ल्ड, over हर जगह से आते हैं हमारे पास। और इसके अलावा लायर्स हैं, बैंकर्स हैं, लाइक हर शोबे के लोग आते हैं। देखिए पूरी दुनिया से पाकिस्तानी कम्युनिटी सारी जगह पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, जी, यूएसए जी, में है, पूरी यूरोप जगह में है, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, हर जगह पे लोग हमारे पास एनरोल होते हैं कि इन गोलियों से जान कैसे छुड़वानी है। ये तो हमें चिमट ही गई हैं, तो इनसे कैसे आप लोग हमें कैसे गाइड करेंगे? तो हम उनको 90 डेज़ के लिए अपने पास, आप ये समझ लें कि एक सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन है, तो हम उनको तो फिर आप online उनको, mentor अगर जो लोगों ने आपके पास एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप उनकी हर चीज़ पर नज़र रखते हैं हर कि चीज़ आपने पे। क्या किस मैडम, टाइम अगर खाया है, हम इसके बाद हमें सेंड exactly करें। बिल्कुल। क्या प्लेट के अंदर चीज़ है, एक एक चीज़ को करेक्ट करवाया जाता है कि आपकी ये इतना quantity पोर्शन है, इतना क्वांटिटी है। 3 एक दफ़ा चीज़ के को। जो खाने हैं, 3 दफ़ा के खाने की तस्वीरें आएंगी, जिसमें हमारी जो न्यूट्रिशनिस्ट टीम है उनको एक एक को टिक कर रही होगी, जी ये आपने सही किया है, ठीक है। और साथ में उसकी रीडिंग भी देख रहे होंगे कि ये खाया था तो इसकी रीडिंग कितनी आई है, ये खाया तो रीडिंग कितनी आई। जहाँ पे वायोलेशन होगी हमारी टीम फौरी उसको फौरी कहेगी। कर देते हैं। मुझे बताएं फिर आप मेयो हॉस्पिटल बैठ रहे हैं आप? ये आजकल बड़े मैडम मेयो हॉस्पिटल बैठ रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारे वहाँ पास पे जो मरीज आ रहे हैं दवाइयाँ लेने के लिए मुफ्त के, वो इंसुलिन और दवाई जो है वो शुगर की फ्री मिलती है ना कहीं पे। मैडम हम बिल्कुल, तो उनको जानते दे हैं- रहे हैं? जी जी मैडम देखें, जो मैं जिस कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ, मैं तो ओवरऑल सारी मेडिसिन देख रहा हूँ। Okay. तो जिस कैपेसिटी में मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त जा रहा है। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जो आपके पास वैसे सरकारी तौर पर वैसे मरीज आते हैं ना, वहाँ जो पेशेंट दवाइयाँ आता तो है चल रही है ना, अस्पतालों में। बेसिकली एग्जैक्टली ना मैडम, मसला ये उनको है तो कि छुड़वा नहीं सकते ना ये। मसला ये है कि उनकी छुड़वाने के लिए मुझे उनको 90 दिन के लिए मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर नहीं, उनमें आप से उनको कोई- अवेयरनेस तो दे रहे हैं हाँ ना, हाँ आप उसको awareness अवेयरनेस तो दे रहे हैं। अवेयरनेस फुल दे रहे हैं, सिंपल अवेयरनेस दे रहे awareness होते हैं। है। इसमें मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट की भी विश नहीं होती कि वो दवाइयाँ छोड़े। पहली बात, पेशेंट हमारे यहाँ पाकिस्तान पक्के हो गए होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पेशेंट पसंद करते हैं दवाइयाँ खाना कुछ, अच्छा, कि हमारे सपोज किसी को फ्लू हो ना, नज़ला ज़ुकाम, पहले वो एंटीबायोटिक लेगा फिर डॉक्टर के पास जाएगा। हाँ ऐसा हाँ ही। हमारे या पास स्टोर से- हमारे पास आते हैं लोग, कहते हैं जी ऑगमेंटन ले लिए, फर्क नहीं पड़ा, तो बताएं अब क्या करें। ये तो मैं भी करती हूँ, ये मैंने खा लिया, किसी मुझे का बताएं पेट फर्क दर्द नहीं हुआ, पड़ा। पहले फ्लैजल लेगा, 2-4 दिन ट्राई करेगा, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह पेशेंट की अगर डॉक्टर किसी के पास गया है, प्राइवेट चेक कराया, उसने फीस ली, थोड़ी दवाइयाँ कि उस पर पेशेंट माइंड करते हैं कि डॉक्टर ने कम दवाइयाँ क्यों लिखी हैं। ये हाँ ये ऐसे एक होता है, ये साइकी है ना साइकी हमारी है, ये। बिल्कुल। साइकोलॉजिकली बिल्कुल, ये बड़ी important बात कर रहे इस हैं। चीज़ से निकलना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप मेडिसिन लेते हैं किसी भी मसले की, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। जब तक हम लोग ये अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, और स्पेशली जो इस तरह की बीमारियां, जो मेटाबॉलिक बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रोल है, यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, ये डाइट से ठीक होने वाली बीमारियां हैं। ये जितनी अगर आप बीमारियां अपनी- डॉक्टर अपनी ने अगर बताई हैं। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लें तो आपको किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोगों की ये प्रेफरेंस नहीं आती, या उन्हें अवेयरनेस नहीं है, या कोई बताता नहीं है, या इस तरफ लोग आते नहीं हैं। बस अवेयरनेस नहीं है और कुछ मैडम हम एजुकेशन अवेयर नहीं कर है रहे उस हैं तरह और इंशाल्लाह हम लोगों को जगाएंगे, इस कौम को जगाएंगे। जितनी इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ने बीमारियां बताई हैं, इन सब का एक ही डाइट प्लान है, और सब की रूट कॉज भी एक है, जिसमें मतलब डायबिटीज़ हो गई, फैटी लिवर हो गया, हाई ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल हो गया, ख़वातीन में PCOS के मसाइल होते हैं वो हो गए, और गुर्दों के मसाइल हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया। ये जितनी भी बीमारी है ना, इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बीमारी है basically। इंसुलिन ये साबित से जन्म लेती सब हैं। एक- सबका एक ही सबका क्यों है? एक- सबका इन एक ही सब क्यों की है? फैमिली का हेड है इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद नीचे डायबिटीज है, इनकी- ओबेसिटी इसकी है। वजह क्या बनती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस ही इसकी रीजन है।
टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन की कमी नहीं होती, बेसिकली इंसुलिन की ज्यादती होती है। Exactly. ज्यादती की वजह क्या बनती है? शुगर ज्यादा लेने से इंसुलिन ज्यादा बनेगी। देखें, हम जो चीज़ भी खाते हैं ना उससे ग्लूकोज बनता है। Okay. इंसुलिन रेजिस्टेंस मैं जितना समझा पाऊंगा ना, ये डॉक्टर ने, मुझे लगता है मैंने प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने डॉक्टर अशरफ बोला था ना, वो मैंने दुरुस्त बोला था, आपने करेक्ट करवा दिया। देखिए अब जो चीज़ भी मैं ज़रा नाज़रीन इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको बताता हूँ कि, और जैसे मैं बताऊंगा, अगर किसी ने मैट्रिक में बायोलॉजी में भी फेल हुआ हो ना तो वो भी समझ जाएगा कि इतना मैं आसान बताऊंगा। क्योंकि मैं बुनियादी तौर पर ट्रेनर हूँ ना। हम जो चीज़ भी खाते हैं ना उससे शुगर बनती है। उस शुगर को पूरी बॉडी तक पहुंचाने के लिए ना इंसुलिन चाहिए होती है। ठीक है। इंसुलिन निकालता है लबलबा। हम ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जिससे शुगर ज़्यादा बनती है। जब शुगर ज़्यादा बनती है तो इंसुलिन भी ज़्यादा बनेगी। फिर आपने दोपहर को भी ऐसी ग़िज़ा खाई जिससे ज़्यादा शुगर बनी, तो उसके मुकाबले में साथ में इंसुलिन भी ज़्यादा बन गई। वो जैसे किसी ने कहा था ना कि जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, जब कम बारिश आता है तो कम पानी। इस तरीके से जब ज़्यादा शुगर आता है तो ज़्यादा इंसुलिन भी आता है। Okay. ये जो ज़्यादा इंसुलिन है ना, ये एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी बॉडी इसको पहचानती नहीं है। सेल्स अपना दरवाज़ा ही नहीं खोलते। ये ऐसी है कि आज मेरा प्रोग्राम नाजरीन बड़े पुरतपाक तरीके से देख रहे होंगे। मैं अगर हर रोज़ आना शुरू कर दूं तो मेरे प्रोग्राम में ना वो चीज़ रहेगी नहीं, कहेंगे यार डेली बंदा आ जाता है। इस तरीके से जब इंसुलिन भी ज़्यादा आती है तो आगे से बॉडी रेजिस्ट करती है, वो इंसुलिन इस्तेमाल में नहीं आती। तो ये होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब जब इंसुलिन की ज़्यादती बॉडी में आ गई, उससे ब्लड प्रेशर, उसी से यूरिक एसिड, उसी से आपकी जो फैटी लिवर है, उसी से ओबेसिटी, ये सेंट्रल ओबेसिटी जो है, ये आज से 30 महीने पहले जब मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, मैं अगर उस वक्त आता तो मैं ऐसे बैठा होता। अच्छा। ठीक है, क्योंकि मेरा पेट इतना निकला होता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेट हो गया ना। ये डाइट से सेट किया? ये सारा डाइट से, एक्सरसाइज से, वॉक से, और एफर्टलेस कोई ऐसी चीज़ नहीं हमारी नहीं कि हम सुबह से लेकर शाम तक वर्जिशें करवा रहे हैं। कुछ भी नहीं है हमारी। ऑटोमेटिकली जब आपको एक सीधे देखें, गाड़ी को पटरी पे डालना ही सबसे मुश्किल काम है। एक दफ़ा वो पटरी पे चढ़ जाती है, फिर उसने मंजिल पे पहुंचना ही पहुंचना। अच्छा, मुझे तो जो चीज़ समझ आती है ना वो ये है कि जब तक हम नेचर के करीब रहते हैं ना, हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। आपने जरा ये बड़ी अच्छी बात की, स्टार्ट जब आपका प्रोग्राम हुआ था तो उस वक्त आपने टाइम हर चीज के आर्जी होने का एक बात की थी। सदाना बाग बहारा वाला जो शेर सदाना बाग बोला बहारा, था, बिल्कुल ऐसे ही है। जब तक हम उस नेचर के पास रहते हैं, अपने खाने पीने की रूटीन को, अपने नींद के टाइम को, स्केजुअल को आराम का टाइम दें। सारी रात हम मोबाइल पे, स्क्रीन पे, लैपटॉप पे, टीवी पे देखते रहते हैं। ये हमारे ब्रेन को डैमेज करता है, आंखों को डैमेज करता है, हर चीज़ डैमेज होती जा रही है। डिजिटलाइजेशन में कहीं हम अपने आप को बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं, इतना पीछे छोड़ते जा रहे हैं कि हमारा जिस्म भी पीछे रह गया। पता ही नहीं चलता, 12-12 घंटे एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, हम इतने स्टक हो जाते हैं। इतने स्टक, आप ये देखें, अगर एक बंदे को स्क्रीन मिली है और वो अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, उसको फ्राइज भी आ रहे हैं, उसको शॉर्मा भी आ रहा है, बर्गर भी आ रहा है, या घर की तरफ से रोटी भूख लग रही है, कहाँ पे जाके उसको एफर्ट ही नहीं करनी पड़ी किसी चीज़ के लिए। क्योंकि जितना हम एफर्टलेस डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, उतना ही हमारा जिस्म बीमारियों में मुब्तला होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बीमारी जिस टाइम पे है वो है डायबिटीज़ और ओबेसिटी। आप देखें हमारे, आप अपने ऑफिस में देख लें, आप किसी भी ऑफिस में जाके देख लें, हर तीसरा बंदा मोटा है, कोई ना कोई है। हर तीसरा बंदा मोटा है बेचारा। ऐसे ही है। अच्छा, लेकिन अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ें आपने बिल्कुल दुरुस्त बजा कही हैं। तो ये प्रोग्राम शुरू किए हुए आपको भी काफ़ी टाइम हो गया। अब ऐसे तो नहीं होता ना कि एकदम से स्टार्ट किया और लोग आपकी तरफ मुतमाइल होना शुरू हो गए। बड़ी मेहनत करना पड़ती है। तो मैंने जैसे कहा कि आप लोगों ने, तो जैसे आपने कहा कि मक्खियों के छत्ते में आपने हाथ डाल रही है, तो अब उसे कैसे कोप अप कर रहे हैं? आपको कुछ लोग कह रहे हैं कि बस ये थोड़ा टाइम चलेगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा। अच्छा, मेरा बुनियादी तौर पे जो काम था, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ये बताता था कि आपने दवाइयाँ ज़्यादा कैसे बेचनी है। ये एज अ सेल्स ट्रेनर मेरा ये रोल था। अच्छा, अभी मैं कराची में था तो कई फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो पुराने दोस्त भी सारा, मैं उनको विज़िट किया। सब जगह पे एक ही चीज़ आई कि अशरफ चौधरी, इधर आप हमारी ट्रेनिंग करते हो, शाम को आप लाइव शो में हमारा तवा लगाते हो, ठीक है, उधर कहते हो ये दवाइयाँ नहीं खानी, इधर कहते हो ये दवाइयाँ कैसे बेचनी है। मुझे तकरीबन इस वक्त सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, बाइकआउट कर दिया। बाइकआउट, उन्होंने कहा जी ऐस बंदे तो ट्रेनिंग लेनी। अच्छा, एक मज़े की बात सुने कि अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मेरे साथ एक कोलैबोरेशन की कि आप ना पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, उनके इंटरव्यूज़ करें और जो अवेयरनेस की आपकी कैंपेन है
उनको भी शामिल कर लें। मैंने कहा जी करें, सारी डील वील उनके साथ हो गई। अच्छा, उन्होंने कुछ डॉक्टर्स को जब कांटेक्ट किया कि जी अशरफ चौधरी के साथ आपका इंटरव्यू हमने करवाना, हम अपने ऑफिस में बुलाएंगे, फिर वो इंटरव्यू करेंगे। सभी डॉक्टर्स ने इनकार कर दिया कि जी अशरफ चौधरी के साथ हमने नहीं। मार्केट होती है ना हर चीज़ की, हर कोई नहीं रिस्क ले सकता। देखें, अब आप एक डॉक्टर को कहें कि आपने दवाइयाँ नहीं बेचनी तो वो क्या वो क्या बेचेगा? दवाई के अलावा डॉक्टर के पास है ही क्या? तो आप कैसे गुजारा कर रहे हैं? मैडम हम देखें, हमने ना बेसिकली ये ठान लिया है कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। जो शुगर की सुनामी की बात अशरफ साहब ने की थी, ये सुनामी ना हमारे जिस्म में 4 जगह पे जाके तूफ़ान मचा देती है, मिसाइल दाग देती है। आंखें, दिल, दिमाग और गुर्दे। आप ये देखिए, और पाँव तो सर मिसाइल नहीं, वो मिसाइल नहीं, वो तो सर जैसे सेंसिटिविटी हो जाती है पैरों में। नहीं, पाँव आपकी जल्दी न्यूरोपैथी हो जाती है, न्यूरोपैथी। अच्छा, गुर्दों पे जब ये अटैक करती है तो गुर्दे फेल होते हैं, डायलिसिस पे पेशेंट चला जाता है। आप ये देखें, हमारे डायलिसिस इस टाइम पे डायलिसिस यूनिट्स चौक हो गए हैं। बिल्कुल ऐसे। एक जगह पे भी आपको ये टाइम नहीं मिलता लोगों को कि आप डायलिसिस मशीन फारिग है तो लोगों को 3-3, 4-4 माह अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं ये बात ऑन स्क्रीन बताना नहीं चाहता कि लोग अगले के मरने का इंतज़ार करते हैं कि कोई जल्दी इधर से मरे और हमारे पेशेंट की बारी आए डायलिसिस के लिए। अब आप मुझे ये बताएं, पीछे कौन है? शुगर है ये, बल्कि शुगर भी नहीं, इसे शुगर गर्दी कहेंगे हम, कि शुगर ने इस तूफ़ान इतना मचा दिया हुआ है। अच्छा, आप किसी भी आई हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे कैटरेक्ट, मोतिया, काला मोतिया, सफ़ेद मोतिया, पीछे कौन है? शुगर है। आप पंजाब कार्डियोलॉजी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या किसी भी दिल के वार्ड में चले जाएं, सबसे पीछे दिल के मसले में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है। आप किसी न्यूरो के वार्ड को देख लें, वहाँ पे सबसे बड़ा फालिज के पेशेंट में सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो क्या है? डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। जब इतना तूफ़ान मचा रहे हैं और हम अपने हॉस्पिटल पे इलाज करें, तो क्यों ना हम इसको बैक एंड पे कंट्रोल करें और शुगर को पीछे ही रोक लें, इससे पहले कि वो आगे बढ़ के हमारे सारे अज़ा को, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करें। हम क्यों नहीं उसे पीछे से ग्रिप करते? सो हमने वो काम स्टार्ट किया है कि बजाय इसके कि इसको आगे से ट्रीट करें, हम इसको पीछे से ग्रिप करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है। जब तक नहीं और पकड़ेंगे हमारे पास तब टाइम तक। कम है, हमें सबसे एक मैसेज देना चाहूँगी जी, कैसर आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली जितनी मेटाबॉलिक बीमारियां, इन सब की रूट कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि शुगर और डाइट और डिसिप्लिन। अगर आप अपनी डाइट ठीक कर लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लेते हैं, तो आप इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। मेरा एक मैसेज है छोटा सा पूरी कौम को, शुगर ग़ज़ाई बीमारी है, शुगर ग़ज़ाई बीमारी है, शुगर ग़ज़ाई बीमारी है। इसमें 80% लोगों को टाइप 2 में शुगर की दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं है। सही। सर, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम मेरा ये है कि पाकिस्तानियों जाग जाओ, एक वक्त आना है। अभी एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे जी कि अगले 10 सालों में पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो टोटल कोलैप्स करने लगा है। अच्छा। लोगों के गुर्दे ऐसे वॉश हो रहे होंगे जैसे सड़क पे रेडियां लगी होती है ना फ्रूट की, अब ऐसे डायलिसिस सेंटर खुल जाने हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। ये अगर आप अपनी ग़िज़ा दुरुस्त कर लें, ग़िज़ा में सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी तेज़ नशास्ते वाली ग़िज़ाएँ बंद कर दें, जंक फूड जो मार्केट में बिक रहा है, जितनी फास्ट फूड चेन्स हैं वो बंद कर दें, खुराक खाएं, केमिकल ना खाएं, ठीक है। एक केचप है, केचप में कुछ भी नहीं, उसमें कोई टमाटर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। दूध में दूध नहीं है, दूध हम कहते हैं कि दूध तो मिल जाए। दूध में, ठीक है, दूध में पानी भी नहीं सही डालते, वो पानी भी छपड़ों वाला, दूध ही नहीं है वो। ठीक है। ग़िज़ा खाएं और अपने सेहत के इंचार्ज आप हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सेहत की इंचार्ज नहीं है, कोई इदारा, कोई डॉक्टर, कोई हॉस्पिटल आपकी सेहत का इंचार्ज नहीं। यू आर द CEO ऑफ योर ओन हेल्थ। बिल्कुल, इस तरह से ये बहुत अच्छी बात है। हम कहते हैं ना कि किसी ने ख्याल रखना, कोई नहीं किसी का ख्याल रखना, आपने खुद अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और दूसरे की आप हमें बता रहे थे कि जो पैरों का कुछ बता रहे थे, जो शुगर के मरीज हैं उनको बड़ा अचानक से बर्निंग होती है, जख्म बन जाते हैं, पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, फीलिंग खत्म हो जाती है, कोई कांटा लगे, कोई जख्म लगे तो बिल्कुल एहसास ही नहीं होता। पाँव से जूता उतर जाता है, पता भी नहीं चलता कि पाँव जूता उतर गया, जूता उतर गया। इससे कहते हैं बेसिकली ना नर्व्स होती हैं, डायबिटीज़ उन नर्व्स को डैमेज कर देती है। वो जो पेन महसूस करने वाली हिस्स होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है। अब पाँव बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पत्थर हैं, उनके पाँव पे आप कांटे मारें, चूंटियाँ, पता ही नहीं चलता। उनके पाँव पे अक्सर आपको पता है बाइक के ऊपर बेचारी औरतें बैठी होती हैं, उनको सलेंसर गर्म लग जाता है, ज़ख्म बन जाता है, उनको महसूस ही नहीं होता,
अच्छा, ये हालत हो जाती है। फिर वो ब्लैक होना, जख्म होना शुरू हो जाते हैं, फिर खुदा न खास्ता इतना कांटा उनके पाँव में चुभ जाता है, उनको पेन का एहसास नहीं होता। साहब ने बेटा या बेटी या कोई देख रहा होता है कि आपके पाँव से खून निकल रहा है, ये इससे कहते हैं न्यूरोपैथी। ये डायबिटीज़ की वजह से होती है, लेकिन ये काफ़ी एडवांस स्टेज पे जाके होती है। लेकिन सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो बहुत होता है, वो है कि पाँव जलते रहते हैं। ये लोग, इनके पाँव इतने जलते हैं कि ये सर्दियों में भी रज़ाई से बाहर पैर निकाल के सोते हैं। सही। अगर HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट है, इसकी जो एक नॉर्मल बंदा होता है ना, उसका 5.7 से कम होता है, ठीक है, 6 तक ठीक होता है। मेरा अपना जो HbA1c वो 5.7 है, और मैं 18 साल दवाइयाँ खाई हैं, अभी टोटल मुझे 20। अच्छा, जिस बंदे का भी HbA1c 7 के करीब रहता है ना, और वो 3-4 साल तक रहता है, उसकी न्यूरोपैथी तकरीबन स्टार्ट हो चुकी होती है। पाँव जलने शुरू हो जाते हैं, पाँव के ऊपर ऐसे लगता है जैसे ना चींटियाँ या ऐसे फीलिंग ना, क्रीपिंग सी फीलिंग आती है। ये बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी को कुछ समझ जाए ना तो रुक जाता है। मतलब मुझे भी ये होता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये मेरा रिवर्स हो गया। लेकिन जब आपका 8 पे पहुंचता है HbA1c 9 पे पहुंचता है, तो फिर वो ज़ख़म भी हो जाए पता नहीं चलता। फिर होता क्या है कि फिर ना गैंग्रीन बन जाता है, कुछ ज़ख़म हुआ, जलना सड़ना शुरू हो गया, पाँव सड़ना शुरू हो गया, काला हो गया। गैंग्रीन में पहले अंगूठा काट देंगे, फिर थोड़ा सा पाँव काट देंगे, फिर थोड़ा सा और काट देंगे। ज़्यादा मैं सुन भी नहीं सकती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात की है, और आप सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए हैं, और जिस तरह से आप सबकी हेल्प करें, अल्लाह पाक इसको आपको जज़ाए खैर दे जिस काम में आपने हिस्सा डाला है। और इन्होंने एक बात कही है जो मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगती है, और मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि आपका ख्याल सिर्फ आप रख सकते हैं और कोई भी नहीं रख सकता, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। चाहे वो आपके घर में है, कोई फैमिली मेंबर है, कोई दोस्त अहबाब है, कोई नहीं आपका उस तरह से ख्याल रख सकता, क्योंकि जो तकलीफ आप झेलेंगे वो आपकी ज़ात झेल रही है। आपके साथ सिर्फ कोई जाग सकेगा, लेकिन उस तकलीफ तक पहुंच कोई नहीं सकेगा। तो अपना ख्याल खुद रखें।